नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीके बाई विनोद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं, उनसे संबंधित कालीबंगा और आहड़ के संबंध में हम एक वीडियो जारी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, ज़रूर देखना। आज और एक महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो है बैराट सभ्यता पर। कौन सी सभ्यता पर? बैराट सभ्यता पर है। और ये सभ्यता अपेक्षा उन तीनों सभ्यताओं के ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि यहाँ 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 पर प्राग ऐतिहासिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल और बौद्ध धर्म से संबंधित बड़ी संख्या में अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये अति इम्पोर्टेंट सभ्यता है। इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक छोटा सा मैप है जो हमने आपको बना के दिया है। ये जो मैप है, ये क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। और जयपुर के आगे छोटा सा है और इसका नाम है दौसा। क्या है? दौसा। ये वाला देखिए, दौसा है ये, दौसा। और जो ये लास्ट में लिख रहा है यहाँ, इधर देखिए जो मैप बना हुआ है, और ये है भरतपुर का। किसका है? भरतपुर। तो ये तीन जो हमने डिस्ट्रिक्ट आपको दर्शाए हैं, इनको आप समझना थोड़ा सा कि यहाँ से जो ये एक पहाड़ी है, क्या है ये? एक पहाड़ी है ये वाली, और इस पहाड़ी का नाम है बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बैराट की पहाड़ी। और ये पड़ती है जयपुर में। और यहीं से एक नदी निकली है, और नदी निकली है वो इस तरह से गई है। नदी का नाम है बाणगंगा नदी। और इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को बाणगंगा नदी इसे क्यों कहा गया है। और ये देखिए, इस तरह से ये नदी गई है, और यह है बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी के तट पर, यानी जयपुर डिस्ट्रिक्ट की शाहपुरा तहसील में, यहाँ पर जो ये क्षेत्र जो बना हुआ है, यहाँ रामगढ़ के जस्ट पास में, तो यहाँ पर क्या है? ये सभ्यता विकसित हुई है। और जो ये बाणगंगा नदी है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था, तो अर्जुन ने तीर के माध्यम से पानी निकाला था। इसलिए इसे अर्जुन, क्या नाम है? अर्जुन है। तो इसे अर्जुन की गंगा कहा गया है, ताला नदी कहा गया है। और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रुंडित नदी। तो ये रुंडित नदी के किनारे स्थित है। और जो ये बाणगंगा नदी है, ये नदी जयपुर में निकल करके दौसा, भरतपुर और आगे जा कर के फतेहाबाद नाम के स्थान पर, फतेहाबाद यूपी में पड़ता है, और यमुना नदी में मिल जाती है। ध्यान रखें, नदी के संबंध में भी ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसका फुल डिटेली जानकारी। देखिए, ये क्या है? जो बैराट सभ्यता के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे, और बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, ये हमने जान लिया है। तो इसकी खोज किसने की है? उत्खनन कब और किस से संबंधित जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, के द्वारा की गई थी। लेकिन जो इसका उत्खनन है वो 1962-63 में। अगर आपको वैसे भी ध्यान नहीं रहे, 36 का अंक पलट देंगे तो इसका अंक बन जाता है 63। इस तरह से आपको ध्यान में आ सकता है। और इससे जुड़े दो बंदे हैं, दो व्यक्ति हैं, और उनका नाम है नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो ध्यान रहें। और आपको पता होगा, इससे पहले हम कालीबंगा में बीबी लाल और बी के थापर का नाम आपको अवगत करा चुके हैं, और बी एन मिश्र का नाम भी आपको बताया था। और एल पी तेसी तोरी के संबंध में भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि उनसे जुड़े हुए थे कालीबंगा से। तो इनसे जुड़े हुए तीन व्यक्ति हैं। और ये कई बार पेपर में इस तरह का प्रश्न आता है कि कौन इतिहासकार का संबंध बैराट सभ्यता से नहीं है। तो तीन का संबंध है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। तो एक चीज़ और आप सुनेंगे, इसकी पुस्तक के बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा निश्चित रूप से। और जो इसकी पुस्तक है, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा आपसे। देखिए, आगे देखिए एक बार थोड़ा सा। देखिए, बैराट की सभ्यता से संबंधित प्रमुख विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के बारे में जानेंगे। काफ़ी अच्छी इसकी विशेषताएं। तो बैराट सभ्यता की जो विशेषताएं, उन्हें एक बार देख लीजिए। प्राग ऐतिहासिक कालीन, पाषाण कालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्राग ऐतिहासिक कालीन, पाषाण कालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये आप अच्छे से समझेंगे तब जाके कहीं आपको दिमाग में बैठेगा। देखिए, एक शब्द यहाँ लिखा हुआ पाषाण काल। पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी जो ये पुरापाषाण काल था, यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल
और उच्च पाषाण काल, इनसे संबंधित यहाँ पर क्या मिले हैं, अवशिष्ट मिले हैं। तो ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित फैक्ट या इससे संबंधित अवशिष्ट कहाँ कहाँ और किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको पता लगा होगा, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसमें मैंने लिखा है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए क्या लिखा है इसमें, कि जो ये बैराट की जो सभ्यता है, इस सभ्यता में इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। और इसमें देखेंगे यहाँ से बाघ, बतख और मानव जैसे अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं। और एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप जानना थोड़ा सा। देखिए ये मैं वैसे दिखा रहा हूँ साफ करके, क्योंकि इसमें रह जाता है। देखिए यहाँ पर एक आपको चीज़ दिख रही होगी कि राजस्थान में उच्च पुरापाषाण काल के प्रमाण, राजस्थान में उच्च पुरापाषाण काल के प्रमाण कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, किसके, उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में वो 4 स्थान है जहाँ से उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो देख लीजिए अब आराम से। यहाँ पे ये चित्र बना हुआ, नीचे एक मैप सा बन रहा है। बैराठ, जयपुर, दर, भरतपुर, औलनिया, कोटा और गरदा, यह है बूंदी में। इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एक लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्वाधिक वर्ल्ड रॉक पेंटिंग, सर्वाधिक वर्ल्ड रॉक पेंटिंग, रॉक माने है पत्थर, यानी पत्थर पर सर्वाधिक बर्ड पेंटिंग, पक्षी शैली में जो चित्रकारी मिली हैं, वो मिली हैं बैराट सभ्यता से। और पशु पक्षियों के लिए जानी जाती एक सभ्यता है गरडदा, बूंदी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ जाता है। तो आपको अगर समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पाषाण काल के संबंध में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यानी इस बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। और सर्वाधिक वर्ल्ड रॉक पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुए हैं बैराट से। और राजस्थान में उच्च पुरापाषाण काल के जो अवशेष हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष बैराठ जयपुर, दर भरतपुर, एक और दे रखा है इसमें औलनिया, कोटा और गरदा, बूंदी। तो जो चित्रशाला के अवशेष हैं ये उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष हैं, जो हमें गरदा यानी गरदड़ा, बूंदी से प्राप्त हुए हैं। ये भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो सर्वाधिक वर्ल्ड रॉक पेंटिंग है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, और वो हुई है बैराट सभ्यता से। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे जमा के लिख लेना अच्छे से। ये भी काफ़ी अच्छा फैक्ट है। यहाँ देखिए, बैराट की सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं बीजक की पहाड़ी से, भीम की डूंगरी से और गणेश डूंगरी। और गणेश डूंगरी को महादेव की डूंगरी भी कहा जाता है। क्या कहाँ से मिले हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी। और देखिए आगे थोड़ा सा, पेपर में पूछा गया पिछली बार आरएस वगैरह के में कि किस डूंगरी की खुदाई नहीं की गई थी। तो वो 3 डूंगरियाँ, इनको ध्यान रखना अच्छे से आप। देखिए, मध्य यानी महाभारत कालीन एवं महाजनपद कालीन अवशेष, तो यहाँ से जो अवशिष्ट जो प्राप्त हुए हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से प्रश्न आने की 100% चांस रहता है। तो बैराठ का प्राचीन नाम आपको एक तो ये जानना है, तो ये है विराटनगर। महाभारत कालीन समय में या जनपद कालीन क्षेत्र में या जनपद कालीन जो अवशिष्ट जहाँ से प्राप्त हुए हैं, उस समय बैराठ का जो प्राचीन नाम था वो विराटनगर हुआ करता था। और यहाँ आपको ये समझना है, पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया था। और विराट नाम का राजा था और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम है उत्तरा। क्या नाम था, उत्तरा। और उसे संगीत तथा नृत्य की शिक्षा दिया करता था अर्जुन। कौन देता था, अर्जुन देता था। और आप लोग ये समझ लेना कि जो महाभारत काल में पांडवों को जो अज्ञातवास दिया गया था, उन्होंने विराटनगर में यहाँ के राजा विराट के शासन व्यवस्था में ही गुजारा था। आगे चल करके आपको ये भी पता होगा कि जो उत्तरा नाम की एक लड़की थी जो राजा विराट की, उनका विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। और अभिमन्यु कोई और नहीं है, वो अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि जो विराटनगर है, यहाँ का शासक विराट था और ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछ जाता है कई एंगलों से। ये सभ्यता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपेक्षा उनके, क्योंकि यहाँ सभ्यताओं के संबंध में भी जानकारी मिलेगी, धर्मों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होगी
और बड़े बड़े अवशिष्ट यहाँ से प्राप्त मिलेंगे। तो देख लीजिए एक बार और थोड़ा सा कि यहाँ मत्स्य जनपद की क्या है राजधानी हुआ करता था, और मत्स्य जनपद की राजधानी में इस जो राजधानी थी इसके क्षेत्र क्या थे, ये प्रश्न एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में साफ स्पष्टली जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं 6 से लेकर के 10वीं तक की जो किताबें हैं वो डाली गई हैं, उसमें ये प्रश्न हर दूसरा तीसरा प्रश्न कई बार मैंने ये समझाया है। जयपुर और मुख्यतः अलवर और जयपुर ये क्षेत्र विराटनगर के अंतर्गत आते थे। दौसा का सीमावर्ती क्षेत्र और भरतपुर का सीमावर्ती क्षेत्र विराटनगर का क्षेत्र कहलाता था, यानी मत्स्य जनपद का एरिया कहलाता था। तो आगे देखिए एक बार, देखिए इस चीज़ की जानकारी हम आपको और भी समझा दें। जो पांडुपोल है, कौन सा पोल है, पांडुपोल अलवर में जो पांडुपोल है यहाँ पे बालाजी का मंदिर है, यानी भगवान हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ एकमात्र मंदिर है जो शयन मुद्रा में लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। और यहाँ पर जो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या चैत्र पूर्णिमा के दिन भरता है, और जो इसका इम्पोर्टेंट मेला वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है। इसे बताने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब क्या नाम है भीम को अपनी मतलब मजबूती पर अभिमान हो गया था, तो भगवान जो हनुमान थे वो लेट गए थे तो उन्हें उठाने के लिए बोला था, तो उससे उनसे उनकी पूँछ भी नहीं उठी थी। तो बताया जाता है कि वहाँ लेटे हुए भगवान हनुमान का मंदिर है, और इसका संबंध पांडुपुल में जो रह रहे तो भीम है, अर्जुन है, मतलब जो महाभारत काल में जो पांडव थे, पांडवों का ताल्लुकात यहाँ भी रहा था। तो अलवर इसलिए बताया जा रहा है ना कि विराटनगर का ये क्या था, क्षेत्र था, इसलिए इसे समझाया गया। और ये प्रश्न आपको पूछा भी जा सकता है कि शयन मुद्रा में लेटे हुए श्री हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पर है। तो ये भी आपको बहुत अच्छा फैक्ट था जो आपके साथ लगा है। और मेरे हिसाब से मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये रीट तक ही रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक सीमित नहीं है साथियों। मैं कह रहा हूँ 100% आरएएस में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमसे अलग नहीं आएगा, फुल डिटेल हम आपको समझा रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक जो ये है ये एक सभ्यता है जो बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता का ये सीन है, पिक्चर है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर जहाँ मैंने चित्र बनाया यहाँ पर देखो बाबरू बाबरू शिलालेख था। क्या था साथियों, बाबरू शिलालेख था, जो यहाँ से अब इसे हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, अब यहाँ से हट गया है, प्लेन हो गया है। 1837 में इसकी खोज किसने की थी ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और 1840 में इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संग्रहालय में इसे अब स्थापित कर दिया गया है 1840 को। तो मैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। तो ये सभ्यता है, यहाँ पर सिर्फ इसीलिए चित्र दर्शाया गया है कि यहाँ बताया जाएगा आपको बाबरू शिलालेख। कई बार पूछा जाता है कि जो बाबरू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है सम्राट अशोक का, तो वो मिला है बैराट से। अब देखिए बहुत अच्छी और जानकारी देखिए, मौर्यकालीन अवशेष और प्रमाण तथा साक्ष्य। इससे पहले हम आपको पाषाण काल यानी प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उच्च प्रापाषाण काल से संबंधित बता चुके हैं। महाभारत कालीन बता चुके हैं आपको, जनपद कालीन बता चुके हैं आपको। अब बात करेंगे बैराठ में मौर्यकालीन अवशेष या मौर्यों के प्रमाण। देखिए जरा, 1837 में बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्न द्वारा ब्राभू शिलालेख की खोज की गई थी। ध्यान रखें 1837 में बीजक की पहाड़ी से और कैप्टन द्वारा यानी कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में एक शिलालेख की खोज की गई थी, उसका नाम है बाबरू शिलालेख। ये अशोक का एक लघु शिलालेख है। कैसा शिलालेख है, लघु शिलालेख है। और अशोक के लघु शिलालेखों में उसकी व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु शिलालेखों से व्यक्तिगत जानकारी तथा बड़े शिलालेखों से उसकी राजनीतिक जानकारी मिलती है। अब देखिए इसे अच्छे समझना, मैं इसे हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इनकी जो लिपि मिली है वो है ब्राह्मी लिपि। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या बड़े शिलालेखों की 14 है, और ये 14 शिलालेख हैं वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और मैंने इनकी एक ट्रिक दे रखी है, शाम को जो सोए गधा, ऐसे एक ट्रिक है। और मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है सम्राट अशोक के शिलालेख और उनकी ट्रिक, आप देख लेना, आपको मिल जाता है तो निश्चित रूप से जीके बाई विनोद सर करके सर्च कर लेना, आपको 100% मिलेगा। और वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, और सम्राट अशोक ने 14 शिलालेखों में क्या क्या लिखवाया था वो सब उसकी डिटेल से ट्रिक के साथ में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे देखना, बौद्ध धर्म के यहाँ त्रिरत्न का उल्लेख मिला है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ।
तो ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है बुद्ध धम्म और संघ। अब देखिए, अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ये भी आपको पता लगा होगा, क्योंकि सम्राट अशोक से संबंधित हैं और अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का उल्लेख मिलता है। और एक चीज़ और भी देख लीजिए आप, थोड़ा सा देखिए, जो ये लिखा हुआ है 1840 लिख रहा है, ये कितना है 1840 ईस्वी में यहाँ से काटकर या हटाकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में इसे रख दिया गया है, जिसकी खोज 1837 में कैप्टन बट द्वारा बिजक की पहाड़ी से की गई थी। बात कर रहे हैं भ्राभु शिलालेख की, भारभु जो शिलालेख है इसकी। अब आप देखिए आगे, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के, और इन्हें मैंने नीचे डेस्क्रिप्ट इसको इतना शानदार लिखा है, आपको PDF इसकी मिल जाएगी, और PDF जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो चैनल है टेलीग्राम वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, गोल मंदिर को कहा जाता है मठ, और मठ सिर्फ बौद्ध धर्मों में माने गए थे। तो आप लोग देखना, भगवान बुद्ध की मथुरा शैली में निर्मित प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा और श्रेष्ठ फैक्ट है। और जो मथुरा शैली में जो यहाँ से जो निर्मित जो एक मूर्ति मिली है भगवान बुद्ध की, वो दुनिया की प्राचीनतम मूर्तियों का संदेश दे रही है। प्राचीन मूर्तियों का क्या दे रही है? संदेश दे रही है। और बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो इसका संबंध हीनयान शाखा से है। देखिए, भारत में मंदिर के प्राचीनतम अवशिष्ट इसे बताया गया है, और ये बीजक की पहाड़ी में, बीजक की जो पहाड़ी है बैराट, यहाँ से गोल मंदिर यानी मठ मिले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। और देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मृदभांड। देखिए, मृदभांडों के संबंध में हमने आहड़ में काफ़ी अच्छी डिटेल से जानकारी ली थी, लेकिन यहाँ पे भी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, चित्रित सैलेटी मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो यहाँ पर चित्र मिले हैं मृदभांडों में, वो स्वास्तिक चित्र है। और स्वास्तिक चित्र कैसे होता है एक बार देख लीजिए, नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस तरह से, इस तरह से जो ये चिन्ह है स्वास्तिक चिन्ह बोला गया है, ये मिला है यहाँ से। और त्रिरत्न मिला है, क्या मिला है? त्रिरत्न मिला है। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। तो यहाँ से क्या है, अशोक के काल की यहाँ पे ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। क्या हुई हैं? ईंटें प्राप्त हुई हैं। अब आगे देखिए, मौर्यकालीन अवशेष, मौर्य उत्तरकालीन यानी मौर्य वंश के बाद के समय की विशेषताएं भी मिली हैं यहाँ से। तो ये भी देखिए, मौर्य काल के बाद की, मौर्य उत्तरकालीन अवशेष। तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ पे बैराठ में सूती एक कपड़ा मिला है, और सूती कपड़े में 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्रा मिली हैं? 36 मुद्रा मिली हैं। उन 36 मुद्राओं में 8 जो मुद्राएं हैं, यहाँ चांदी के पंचमार्क सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहा गया है। तो ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। मौर्य उत्तरकालीन जो अवशेष हैं, जो 8 मुद्राएं, चांदी के जो पंचमार्क सिक्के हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, ये सिक्के 8 सिक्के हैं जो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं बैराठ से। इसके बाद में जो 28 मुद्राएं हैं, 28 और 8 36 होते हैं ना, ध्यान रखना। तो कुल 36 हैं, 8 मिली हैं चांदी के सिक्के, जिन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा गया है। और 8 मुद्राएं जो मिली हैं, इन्हें कहा गया इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं हिंद यवन। इंडो ग्रीक को क्या कहा जाता है? हिंद यवन। ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से जो 28 मुद्राएं, उनमें से जो 16 मुद्राएं लिखिए नीचे देखो, 28 में से जो 16 मुद्राएं वो हैं यूनानी शासक मिनेंडर से संबंधित हैं। तो ये भी अपने आप में एक आलीशान प्रश्न है कि मिनेंडर से संबंधित 16 मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये 36 मुद्राओं में से ही मुद्राएं, पहले 8 हैं जो चांदी की हैं, इन्हें पंचमार्क कहा गया, जो आहत सिक्के हैं। और जो 28 मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक हैं, इंडो ग्रीक यूनानी। तो आप लोग देख रहे हैं, यूनानी शासक मिनेंडर से संबंधित 16 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो टोटल कितनी है? 36। आगे देखिए, गुप्तकालीन अवशेष। अब बात करेंगे गुप्तकालीन अवशेष के बारे में। अब देखिए, शंखलिपि, कूटलिपि, गुप्त लिपि। तो कई बार पेपर में आ जाता है शंखलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? इसे कूटलिपि कहा जाता है, इसे गुप्त लिपि कहा जाता है। अब देखिए, विदेशी आक्रमण के समय बौद्ध भिक्षुओं
ने अपने आने जाने के लिए क्या है, गुफाओं में लेख लिखे थे। ध्यान रखें, गुप्त काल में विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गुफाओं में लेख लिखे गए थे। तो वह हैं गुप्तकालीन लेख। कब के हैं? गुप्तकालीन लेख हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हमने अभी बात की थी, तो हमने बात की थी पाषाण काल। तो जो पाषाण काल है, पाषाण काल में पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। इसमें उच्च पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद में हमने महाभारत और जनपद काल के संबंध में, फिर हमने जाना था जैन यानी बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बाद में हमने जाना था, या बौद्ध धर्म से पहले हमने जाना था उसके बारे में गुप्त। तो यहाँ हमने बौद्ध धर्म के संबंध में डिटेल से जानकारी ली। जो अशोक के समय में बौद्ध धर्म के जो अवशेष हैं, जो अशोक के समय में मिले थे, इनके बारे में जानकारी ली है। तो अब आगे और देख लीजिए, गुप्त उत्तरकालीन अवशेष, मतलब गुप्त काल का जो उत्तर काल है, समझ रहे हैं। तो यहाँ 634 ईस्वी में चीनी यात्री ह्यूएन सांग ने भारत यानी बैराठ की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री ह्यूएन सांग बैराठ पहुंचा था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सीयू की। बैराठ को इन्होंने पार यात्रा कहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बैराठ ने यानी बैराठ को किस चीनी यात्री ने पार यात्रा कहा था। यहीं तक नहीं रुके हो, ह्यूएन सांग ने बुद्ध मठों की संख्या 8 बताइए यहाँ से मिली हुई। भाई आप पेपर में आपसे पूछ ले जाए कि चीनी यात्री ह्यूएन सांग के अनुसार कुल कितने बौद्ध मठ प्राप्त हुए यहाँ से, तो 8 प्राप्त हुए हैं। और आपको ये भी जानना है ह्यूएन सांग राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आया था। वो आया था भीनमाल में, और भीनमाल को उन्होंने पीलो मूलो क्या कहा था, पीलो मूलो कहा था। आगे देखिए एक बार, गुप्त उत्तरकालीन जो है ये मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आमेर के शासक राजा मानसिंह, आमेर के शासक राजा मानसिंह ने बैराठ में पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? पंचमहल का निर्माण। आमेर के शासक राजा मानसिंह ने बैराठ में पंचमहल का निर्माण करवाया था। और जयपुर के शासक सवाई अमर सिंह द्वितीय ने, यानी जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय ने कीताजी, क्या नाम है, कीताजी खंगरोत के नेतृत्व में बैराठ में खुदाई कार्य करवाया था। तो ये अच्छा प्रश्न है। 1857 क्रांति के समय सवाई राम सिंह द्वितीय यहाँ के राजा थे, और जब इन्होंने खुदाई करवाई थी यहाँ पे, किसने? जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय ने कीताजी खंगरोत के समय में, या कीताजी खंगरोत के नेतृत्व में क्या करवाई थी? बैराठ की खुदाई करवाई। 1857 की क्रांति के समय की बात है ये। तो मैं आपको याद दिला दूं, तो यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ था जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक आलीशान प्रश्न है। इतना अच्छा वीडियो जो मैंने आपको पेश किया है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए, अब आपको जानना है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी यानी राय बहादुर दयाराम साहनी है, और ये भी देख रहे हैं, इसकी एक पुस्तक है एक्सविलेशन ऑफ बैराठ, एक्सविलेशन ऑफ बैराठ। इसमें बैराठ को हून शासक मिहिरकुल, क्या नाम है, हून शासक मिहिरकुल द्वारा नष्ट करने का उल्लेख मिला है। तो दयाराम साहनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बैराठ सभ्यता को नष्ट करने वाला शासक हून शासक मिहिरकुल था। कौन था? मिहिरकुल था। देखिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पूरी बैराठ सभ्यता इस तरह से डेस्क्रिप्टिव लिखी हुई है, और इस सभ्यता को पूरी तरह से लिखा गया है। अगर इसका आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप अपना जो चैनल है जीके बाई विनोद सर, इस पर आप जाइए। जाने के बाद में जो टेलीग्राम उसे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक दिया गया है, और वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो कुछ छूट गया था हल्का फुल्का, वो मैंने इसमें लिख दिया गया है। तो निश्चित रूप से आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद।